बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन था, उसकी हमने कुछ गाइड्स पढ़ी थी और जो क्वेश्चन बनाया उन्होंने वो क्वेश्चन था फैक्टर्स विच रिड्यूस द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच रिड्यूस कम करती है अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। कौन से फैक्टर्स हैं जो अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट को कम करते हैं। प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उन्होंने इंट्रोडक्शन में वही बताया कि प्रेसिडेंट क्या है। प्रेसिडेंट इज क्रिएटेड बाय जुडिशियल डिसीजन व्हिच मे बी गिवन ईदर बाय सुप्रीम और सबऑर्डिनेट कोर्ट। प्रेसिडेंट वो जुडिशियल डिसीजंस हैं जो कि सुप्रीम और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिए हैं, जो कि मातहत अदालतों पे जो है वो बाउंड होती है मातहत अदालतें कि उनके ऊपर ही उन्होंने फैसला करना है, उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर ही फैसला करना है जो पुराने किसी फैसले में जो है उन्होंने प्रिंसिपल्स दे दिए हैं। तो इसको प्रेसिडेंट का नाम दिया है। तो आज हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आगे बताया नंबर 8 पे circumstances which destroy or weaken the binding force of president। तो ये भी उसका अपोजिट मीनिंग है, उसे मिलता जुलता मीनिंग ही है कि वो कौन से हालात व वाक़यात हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये कमज़ोर कर देते हैं फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट की फोर्स को जो है वो कम कर देते हैं। वो कौन से हालात व वाक़यात हैं, तो ये भी ऐसे ही है, वो हालात व वाक़यात और वो फैक्टर्स कौन से हैं। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल दैट प्रेसिडेंट आर बाइंडिंग। तो ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है सवाल, तो इसको जो है स्टार लगा लें। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं इस रूल की कि कोर्ट जो है ऊपर वाली हायर कोर्ट्स की बाइंडिंग है। तो इसमें कुछ ऐसे हालात वाक़यात हैं जिसमें वो बाइंड नहीं रह सकती, जो मातहत अदालतें हैं वो हायर अथॉरिटी की फैसलों की बाउंड नहीं हो सकती। तो उसमें सबसे पहला जो है एब्रोगेटेड डिसीजन, जो फर्स्ट उन्होंने बताया, फर्स्ट फैक्टर जो है एब्रोगेटेड डिसीजन। तो एब्रोगेटेड जो डिसीजन होगा, जो मंसूख कर दिया गया हो, ए डिसीजन सीजेस टू बी बाइंडिंग, जो भी सीज कर दिया गया हो फैसला, इफ ए स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी रूल्स इनकंसिस्टेंट विद इट is subsequently enacted or if it is reversed or overruled by higher court। तो जो भी उन्होंने फैसला पहले दे दिया हो उसको ओवररूल कर दिया हो या कोई उसका मुतजाद कोई फैसला दे दिया हो कि नहीं बिल्कुल ऐसे रूल्स तो है ही नहीं, जो कि उन्होंने ऊपर वाली कोर्ट्स ने जो है बताए थे ऐसे रूल्स नहीं है, ये तो बिल्कुल ही उसके अपोजिट जो है प्रिंसिपल है। तो इस बिहाफ पे जो है उसकी जो अथॉरिटी है प्रेसिडेंट की वो कम होती जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। जब एक फैसले मंसूख हो गया तो उसकी जो अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट है वो कमज़ोर हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहला है एब्रोगेटेड डिसीजन, जो डिसीजन जो है मंसूख कर दिया गया हो। इसके बाद है नंबर 2 पे अफर्मेशन और रिवर्सल ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड। नंबर 2 पे है affirmation or reversal on different grounds, अफर्मेशन का मतलब है तस्दीक कर देना, किसी चीज को कंफर्म कर देना। तो कई नई ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो फैसले को जो है वो अफर्म तस्दीक कर देना है या उसको रिवर्स कर देना। तो ए डिसीजन व्हिच ईदर अफर्म्ड और रिवर्स ऑन एन अदर पॉइंट, तो एक नया पॉइंट्स के साथ जो है उसको कंफर्म कर दिया जाए।
इज डिप्राइव ऑफ एनी एब्सोल्यूट बाइंडिंग, तो उसकी जो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट की वो खत्म हो जाती है, उससे जो है वो डिप्राइव हो जाएगी, बाइंडिंग फोर्स से जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है वो जो है चेंज हो जाएगी। तो इसके बाद है अफर्मेशन के बाद एग्जांपल है, ए केस इज डिसाइडेड इन हाई कोर्ट on ground A and then goes on appeal to the Supreme Court. We decided it on grounds B. तो एक ग्राउंड से जो है दूसरे B ग्राउंड्स पे जब चली जाएगी, फैसला चला जाएगा, तो nothing being said upon A, it lose its binding force. तो ये जो है वो अपनी बाइंडिंग फोर्स को जो है खत्म कर देंगी, लूज कर देंगी। तो इसको इसीलिए ये उसका दूसरा फैक्टर है, दूसरा है अगर फॉर्मेशन हो जाए, रिवर्सल हो जाए डिफरेंट ग्राउंड पे, तो उसकी जो अथॉरिटी है वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके बाद है इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। नंबर थर्ड जो फैक्टर है इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर है, अगर वो जो है इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट को अगर वो इग्नोर कर रही है, जो लेजिस्लेशन के थ्रू जो है कानून आया अगर उसको इग्नोर कर रही है, स्टैट्यूट को इग्नोर कर रही है, ए प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग इफ इट वाज रेंडर्ड इन इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट, अगर वो स्टैट्यूट को इग्नोर कर रही है या रूल को जो है हैविंग अ फोर्स ऑफ स्टैट्यूट, जो स्टैट्यूट के अंदर कोई फोर्स रखता है कोई ऐसा रूल, तो उसको खत्म कर रही है, तो ये भी एक फैक्टर जो है उस प्रेसिडेंट को कमजोर कर देगा इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट के तहत, कि उसने जो है असल बेसिक कानून को, लेजिस्लेशन के कानून को उसने इग्नोर किया, ये आई है इग्नोरेंस। तो इसके बाद नंबर 4 पे है इनकंसिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। तो इनकंसिस्टेंसी जो है इसका मतलब है मुतजाद, एक चीज से बिल्कुल मुख्तलिफ को इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी। विद अर्लियर डिसीजन, अर्लियर डिसीजन के साथ जो है वो कोई मुतजाद ऑर्डर करती है, अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट, तो फिर भी उसकी जो अथॉरिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर वो उससे पहले जो है कोई बिल्कुल अपोजिट जो है वो बाइंडिंग आ जाती है, कोई प्रेसिडेंट आ जाती है, प्रेसिडेंट लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी बाइंडिंग फोर्स को जो है लूज कर जाएगी इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट, अगर वो जो है उसके मुतजाद है, हायर कोर्ट के रूल्स के मुतजाद आई है, तो वो प्रेसिडेंट जो है अपनी जो है फोर्स जो है वो लूज कर जाएगी। तो इसकी एग्जांपल है, इफ द हाई कोर्ट डिसाइडेड ए केस इन इग्नोरेंस ऑफ ए डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो इग्नोर करती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को, तो डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनी लोअर कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, अगर वो किसी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को इग्नोर करती है, उसकी जो अथॉरिटी को जो है उसके प्रेसिडेंट को इग्नोर करती है, तो इसका मतलब है कि उसमें इनकंसिस्टेंसी आ गई है, उसको इग्नोर करना है, उससे हट के कोई और नया वो बताना। इसके बाद है नंबर 5 पे है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ सेम रैंक। नंबर 5 पे है between earlier decision, decisions of the same court, decisions अगर सेम कोर्ट्स के फैसलों में भी कोई
मुतजाद चीज आ गई है, कोई भी इनकंसिस्टेंसी आ गई है, तो वो भी ऐसे ही होगा कि उसका भी जो फैसला होगा, जो प्रेसिडेंट बनना था वो अपनी अथॉरिटी को रिड्यूस कर गया कि नहीं जी ऐसे नहीं है, वो अदालत कुछ और कह रही है और ये अदालत जो है वो कुछ और कह रही है। तो दोनों अदालतें अगर एक दूसरे के अपोजिट्स, एक ही बात के ऊपर, एक ही फैक्ट के ऊपर अपोजिट अपने फैसला दे रही हैं, वो कुछ और फैसला दे रही है, वो कुछ और फैसला दे रही है, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो प्रेसिडेंट्स की उससे अथॉरिटी से बाहर निकल जाएगा, उसकी अथॉरिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे ही है, वेयर अथॉरिटीज ऑफ इक्वल स्टैंडिंग आर इन कन्फ्लिक्ट का शिकार हुई है, इक्वल स्टैंडिंग की अथॉरिटीज ने किसी पॉइंट्स के ऊपर कन्फ्लिक्ट। तो लोअर कोर्ट हैज द फ्रीडम टू पिक एंड चूज बिटवीन देम। तो लोअर कोर्ट के पास जो है वो बाइंडिंग नहीं है कि वो उसके ऊपर ही खड़ी रहे, उसके पास फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी का जो है फैसला पिक और चूज करे बिटवीन देम। इट लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स, जिसकी वजह से जो है इसकी बाइंडिंग फोर्स जो है खत्म हो जाती है। तो नंबर 6 पे है प्रेसिडेंट नॉट फुली आर्गू। नंबर 6 पे है प्रेसिडेंट नॉट फुली आर्गू। जो भी केस है, जो प्रेसिडेंट है वो मुकम्मल तौर पर आर्गू नहीं है, काबिल कंप्लीट उसमें बहस नहीं की गई है। तो व्हेन ए particular point involved in a decision is not taken notice of and is not argued by counsel. The court may decide in favor of one party where if all the points had been put forth, the decision may have been in favor of the other party. Such a rule is not an authority on the point of which had not been argued. तो वो जो रूल है, सच रूल इज नॉट एन अथॉरिटी, जो रूल जिसके ऊपर बहस नहीं की गई है, तो वो जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट को रिड्यूस कर देगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई भी जो है पॉइंट ऐसा जिसके ऊपर बहस नहीं हुई तो वो प्रेसिडेंट की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट वाली बाइंडिंग फोर्स है वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें उन्होंने एक केस भी दिया, तो आपने इसको सारे को मुकम्मल पढ़ के, इस फैक्टर्स को पढ़ के ये केस भी पढ़ना है। ये है बाली कृष्णा राव वर्सेस हाजी अब्दुल्ला सैद। तो ये केस का भी हवाला उन्होंने दिया है, जिसमें इस तरह का कोई पॉइंट जो आर्गू नहीं हुआ था उन्होंने उसको प्रेसिडेंट की अथॉरिटी से पीछे कर दिया, खत्म कर दिया कि नहीं जी ये प्रेसिडेंट नहीं बनती, लेकिन उन्होंने उस केस को यहाँ पे बता दिया। तो इसके बाद है नंबर 7 पे डिसीजंस ऑफ इक्वली डिवाइडेड कोर्ट्स। तो नंबर 7 देखते हैं, ये नंबर 6 है। सबसे पहला है एब्रोगेटेड डिसीजन। अगर डिसीजन मनसूख हो गया हो तो वो जो है अपनी अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो खत्म कर देता है। इसके बाद अफर्मेशन है या रिवर्सल है, एक डिफरेंट ग्राउंड, तो उसके बाद भी उसकी अथॉरिटी जो है वो कम हो जाती है, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी जो है कम हो जाती है। इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपने स्टैट्यूट को इग्नोर करके कोई फैसला दिया है, कोई असल जो लेजिस्लेशन का जो कानून था उसको आपने इग्नोर किया, तो फिर भी आपका जो प्रेसिडेंट बनेगा आपका फैसला वो वैसी अथॉरिटी नहीं रखनी। इसके बाद इनकंसिस्टेंसी है विद अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। तो अगर कोई भी मुतजाद चीज़ आती है हाई कोर्ट के फैसलों में, हायर कोर्ट के फैसलों में, तो तब भी जो है वो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। इनकंसिस्टेंसी नंबर 5 पे है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ द सेम कोर्ट के भी अगर कोई अब मुतजाद फैसले आते हैं तो वो भी अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट को खत्म कर देते हैं। और नंबर 6 पे है प्रेसिडेंट नॉट फुली आर्गू। जो प्रेसिडेंट है वो मुकम्मल तौर पे आर्गू नहीं हुआ तो वो भी प्रेसिडेंट जो है अपनी अथॉरिटी को खत्म कर देता है। तो अब हम 7 पॉइंट पे आएंगे।
तो नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 पे है decisions of equally divided course। नंबर 7 सातवां फैक्टर जो है वो है decision of equally divided course। तो decisions of equally divided course के जो equally divided course के जो decisions हैं वो भी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को कम कर देते हैं। तो देखते हैं where a appellate court is equally divided, the practice is to dismiss the appeal and hold that the decision appealed from is the correct one। तो जब तो अदालत में मुख्तलिफ जजेस बैठते हैं appellate कोर्ट्स में, तो वो अगर अपने फैसला जात में उन दोनों में इख्तिलाफ आता है तो वो अपीलें जो है वो डिसमिस हो जाती हैं। Where an appellate court is equally divided, the practice is to dismiss the appeal and hold that the decision। तो वो जो फैसला होंगे, फैसला जात जो होंगे वो प्रेसिडेंट की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा है कि डिसीजंस ऑफ इक्वली डिवाइडेड जो कोर्ट्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को रिड्यूस कर देंगे। तो नंबर 8 पे है erroneous decision। एरर से वर्ड निकला है erron। erroneous decisions। तो ऐसे decisions which are found on wrong principles, तो जो wrong principles के ऊपर जो फैसला जात दिए गए हैं lose its binding force, तो वो अपनी binding force को खत्म कर देते हैं and may be overruled by higher courts, और उनको दोबारा जो है ओवररूल किया जाता है हाई कोर्ट्स के जरिए। तो जो डिसीजंस गलत प्रिंसिपल्स के ऊपर होंगे वो भी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, वो भी अपनी अथॉरिटी को जो है वो खत्म कर देते हैं। तो इरॉनियस डिसीजंस भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो प्रेसिडेंट्स को खत्म कर देते हैं, पिछली मिसालों को जो है खत्म कर देते हैं और नई मिसालों के ऊपर जो है आगे। डिसीजंस नंबर 9 पे है। नंबर 9 पे है डिसीजंस नॉट फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कोई भी डिसीजन जो है एक लंबे अरसे तक जो है उसको फॉलो नहीं किया गया तो वो डिसीजंस भी जो है प्रेसिडेंट की अथॉरिटी खत्म कर देते हैं। डिसीजंस नॉट फॉलोड बाय लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो फॉलो नहीं किए गए लॉन्ग टाइम के ऊपर वो डिसीजंस भी अपनी जो है अथॉरिटी जो है खत्म कर देते हैं, वो प्रेसिडेंट भी जो है अपनी अथॉरिटी खत्म कर देते हैं। तो इफ ए प्रेसिडेंट इज नॉट फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो एक लंबे अरसे तक उसको फॉलो नहीं किया गया, उसको दोबारा उस प्रिंसिपल को दोबारा अदालत में किसी जगह डिस्कस नहीं किया गया, तो वो अपनी जो है अथॉरिटी जो है वो खत्म करता जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो डिसीजंस पुराने पड़े हैं, आप ऐसे समझ लें कोई 100 साल पुराना पड़ा हुआ है और वो कभी भी डिस्कस नहीं हुआ तो वो ठप हो गया है, तो उन्हीं किताबों में बंद हो गया है, कभी अदालत को ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन डिसीजंस को देखने की एज अ प्रेसिडेंट। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो चीज़ बार बार डिस्कस होगी वही प्रेसिडेंट में चलती रहेगी, जो चीज़ क्लोज हो गई, क्लोज होकर अलमारियों में चली गई, तो उसके बाद उन प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ी और उसको उनको जो है वो नए प्रिंसिपल्स ही बताने पड़ते हैं जो पुरानी हो गए। आप ऐसे समझ लें 40-50 साल पुराने जो डिसीजंस हैं वो क्लोज ही हो जाते हैं। तो इफ ए प्रेसिडेंट नॉट फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स अथॉरिटी स्टार्ट डेट्रियोटिंग, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है उसकी अथॉरिटी जो है। तो इसके बाद है नंबर 10 पे
decisions, ex parte decisions, ex parte decisions, ex parte decisions वो डिसीजन है जिसमें एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी हाजिर नहीं होती, तो उस फैसले को जो है हम एक्स पार्टी डिसीजन कहते हैं। जिसमें एक पार्टी हाजिर हो के अपना फैसला करवा जाती है और दूसरी को बार बार बुलाया जाए और वो ना आए, तो उसको एक्स पार्टी डिसीजन कहते हैं। तो डिसीजंस मेड इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टीज एंड एक्स पार्टी डिसीजंस एंड सच डिसीजंस वीकेंड्स इट्स ए बाइंडिंग फोर्स। तो ऐसे डिसीजंस भी जिसमें एक पार्टी हाजिर हुई है और डिग्री करवा गई है ना, ऐसे डिसीजंस भी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी नहीं रखते, उनकी भी अथॉरिटी जो है वो खत्म हो जाती है कि वो एक तरफा तौर पर फैसला हुआ, एक पार्टी हाजिर ही नहीं आई, तो उसको भी उन्होंने कमज़ोर फैसला करार दिया गया। ऐसे डिसीजन जो है बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो इसके बाद है डिसीजन क्रिटिसाइज्ड बाय लॉयर्स। तो नंबर 11 पे है decisions criticized by लॉयर्स। तो लॉयर्स जो डिसीजंस के ऊपर क्रिटिसाइज करती है, डिसीजंस व्हिच आर क्रिटिसाइज्ड बाय द लॉयर्स, जजेस वगैरह, दे टेंड टू बी वीकेंड। तो उनका झुकाव भी जो है वो कमजोरी की तरफ जाता है, तो इसीलिए उनको भी कमजोर ही कहा जाएगा। वो कमजोर प्रेसिडेंट है या उनकी उन फैसलों की जो अथॉरिटी है वो भी कमजोर ही है, वो आगे ज़्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें बार बार आप वही गलतियां निकाल के एक अदालत से उसको प्रेसिडेंट को पीछे करवाएंगे, वो किसी और अदालत में डिस्कस हो रही होगी। तो ऐसी चीज़ें जो बार बार क्रिटिसाइज हो रही हों लॉयर्स की तरफ से, जजेस की तरफ से, तो उसको भी बतौर बाइंडिंग फोर्स नहीं कहा जा सकता कि ये अदालतों के ऊपर बिल्कुल बाइंडिंग है कि वो भी उस फैसले को उसी तरह ही अमल करें जैसे वो फैसला दिया गया था। तो जिस पे बार बार जो है क्रिटिसाइज होगा, वो फिर उस फैसले को भी साइड पे रख के नए प्रिंसिपल्स को जो है उठाना है, उनके ऊपर जो है फैसला देना है। नए प्रिंसिपल्स के ऊपर जो फैसला आएगा वो बाद में देखते हैं वो अथॉरिटी बनता है या वो भी अपनी कोई वो रखता है। तो ये बात की बातें होती हैं, वो तो उस जिस पे ज़्यादा क्रिटिसाइज होगा उस रूल को पीछे किया जाएगा कि नहीं ये डिसीजन जो है ठीक नहीं है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा